कबीरा बीबी आज फिर सुबह ही सुबह कहीं निकल गई थी, वो भी हमेशा की तरह बगैर बताए। वो कहाँ जाती थी और क्या करने जाती थी, मुझे उसके मामूलात का कुछ भी इल्म नहीं था और ना ही मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं इस घर में एक मुलाजिमा की हैसियत से आई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने मालिकों के काम में मुदाखलत करूं। लेकिन मुझे करामत बीबी की हरकत और मशकूक लगने लगी थी और मुझे ये भी एहसास होने लगा था कि शायद मैंने यहाँ नौकरी करके गलत किया है। जब से मैं इस घर में आई थी मुझे यही महसूस हो रहा था कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के और मेरे रहन सहन में बहुत ही ज्यादा फर्क था। मैं गरीब घराने और गांव से उठकर आई थी और ये शहर की जदीद जिंदगी थी, मगर फिर भी कुछ तो बहुत ही अजीब था इस घर में। कुछ तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछती भी तो किससे पूछती। बेगम साहिबा, जिनका नाम कबीरा बीबी था, वो घर में टिकती ही नहीं थी, हालांकि वो इतनी बूढ़ी थी, मगर फिर भी वो आए दिन कहीं ना कहीं गई रहती थी। साहब के अलावा उनकी कोई और औलाद भी नहीं थी और मेरा तो काम ही साहब को संभालना था, उसी की मुझे तनख्वाह दी जाती थी। मैं रोजाना यही बात सोचती थी। आज फिर कबीरा बीबी को घर से जाते देखा तो मैं हैरान हुई और यही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि बीबी तो बहुत बूढ़ी है, जाने फिर वो सारा सारा दिन कहाँ गुजार आती है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक कमरे से मुझे साहब के कराहने की आवाज आई, तो मैं भाग कर कमरे में गई। वो पानी पीने के लिए हाथ आगे कर रहा था और उसे गिलास पकड़ने में भी तकलीफ का सामना था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। उसने पानी पीकर मुझे शुक्रिया कहा और फिर पूछने लगा कि कबीरा कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानती, वो तो सुबह ही सुबह कहीं चली गई हैं। तो उसके चेहरे पर हैरानी और तफक्कुरात के साए फैल गए थे। मैं समझ गई कि एक बेटा होने की हैसियत से उसे भी अपनी माँ का यूं सारा सारा दिन घर से बाहर रहना हरगिज भी पसंद नहीं है। मगर उस बेचारे की बदकिस्मती थी कि वो माजूर था और बिस्तर से उठ नहीं सकता था। लेकिन कम से कम उसकी माँ को तो ख्याल होना चाहिए था ना। और मेरे लिए ये भी बड़ी हैरत की बात थी कि वो उसे नाम से बुलाता था, माँ नहीं कहता था। शायद उन दोनों माँ बेटे के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं था। शायद उनके दरमियान कोई बहुत बड़ी चपकलिश या रंजिश थी, तभी वो उसको माँ नहीं कहता था और वो भी अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहुत से ऐसे सवालात थे जिन्होंने मुझे मशकूक होने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे लगता था कि बीबी मुझसे छुपा रही है, मगर वही बात कि मेरा काम तो सिर्फ यही था कि मैं साहब की खिदमत करूं और उसकी देखभाल करूं, जिसके लिए मैं यहाँ लाई गई हूँ। यूं भी मैं अपने काम से काम रखती थी, अगरचे अंदर ही अंदर मुझे भी बीबी की हरकतों पर शक तो जरूर होता था, लेकिन मैं इतना हक नहीं रखती थी कि उससे पूछ कुछ कर सकूं, सो मैं चुप ही रहती। वैसे भी कबीरा बीबी से मेरा सामना कम ही होता था। मैं बंगले की तीसरी मंजिल पर साहब का ध्यान रखने के लिए मामूर थी, जबकि वो नीचे रहती थी। मुझे यहाँ काम करते हुए दूसरा महीना था, लेकिन इन 2 महीनों में मैं एक बार भी नीचे नहीं गई, क्योंकि मुझे नीचे जाना सख्ती से मना था। और ना ही एक बार भी वो अपने बेटे का हाल चाल पूछने ऊपर आई। उसने मुझे ये कहकर नीचे आने से मना कर दिया था कि मैं तुम्हें इतनी सारी तनख्वाह सिर्फ इसीलिए दूंगी कि तुम मेरी शर्तों के मुताबिक इस घर में काम कर सको, और मेरी शर्त यही है कि तुम्हें इस तीसरी मंजिल वाले पोर्शन पर रहना होगा और तुम हरगिज भी कभी भी नीचे नहीं आओगी। मैंने यही समझा कि वो अपने बेटे से प्यार करती है, तभी तो मुझे उसकी देखभाल के लिए यहाँ लाई है। और चूंकि वो बूढ़ी औरत है, इसीलिए वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर इस तीसरी मंजिल पर नहीं आ सकती। मगर मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि फिर उसने अपने बेटे को इतनी दूर क्यों रखा हुआ था, अपने साथ नीचे क्यों नहीं। इसके अलावा एक और उलझन भी थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरे साथ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। दिन भर की खिदमत करने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाती और सो जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मुझे नींद में ऐसा महसूस होता कि कोई तो है जो मेरे आस पास है, मगर जाने क्यों मेरी आंख नहीं खुल पाती थी। मैं तो ऐसे सो जाती थी कि जैसे उठूंगी ही नहीं। सुबह भी जब मैं उठती हूँ तो मेरी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही होती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं सोती ही रहूं, मगर जाहिर है कि मुझे साहब के लिए नाश्ता भी बनाना होता था और उनका मुंह भी धुलवाना होता था। साहब के सारे ही काम मेरे जिम्मे थे, इसीलिए आंखों में नींद होने के बावजूद मुझे वक्त से उठना पड़ता था। मैं कामों की वजह से नहीं घबरा रही थी और ना ही मुझे अपनी नींद का कोई मसला था। मैं तो बस ये सोचकर घबरा जाती थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी।
जबकि मुझे तो अरसा ही हो गया था, मेरी सारी रात जागते हुए गुजरती थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब से मैं यहाँ नौकरी करने लगी थी, मेरी नींद इतनी पक्की हो गई थी कि कोशिश के बावजूद भी आंख नहीं खुल पाती थी। ये तो शायद इतनी टेंशन की बात नहीं थी कि थकन की वजह से ऐसा होता हो, लेकिन मेरे लिए जो बड़ी टेंशन की बात थी वो ये थी कि मुझे नींद में किसी की मौजूदगी का एहसास क्यों होता था। मुझे ऐसा क्यों लगता था जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। मुझे ख्याल आया कि शायद बीबी ही ना हो, लेकिन वो कैसे आ सकती थी? वो तो बूढ़ी औरत थी, उससे इतनी सीढ़ियां चढ़ना ही मुहाल था। साहब का भी नहीं सोचा जा सकता था, वो तो चल फिर ही नहीं सकता था, बिस्तर पर था। इसके अलावा उस घर में 2 से 3 मुलाजिमाएं ही थीं, वो छुट्टी करके घर चली जाती थी। सिर्फ मैं ही वाहिद ऐसी थी जो यहाँ रुकी हुई थी। यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, वरना एक गैर मर्द को एक नर्स की तरह संभालना बहुत मुश्किल था, और मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया था। मगर वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं 10 भाइयों की बड़ी बहन हूँ। अब्बा को जाने बच्चे पैदा करने का इतना शौक क्यों था कि बच्चों की लाइन ही लगा दी। हम सभी एक एक 2-2 साल के वक्फे से पैदा हुए थे। मैं ही सबसे बड़ी थी और मेरे ही जिम्मे घर की सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि अब्बा तो अपने काम पर निकल जाते और मेरी अम्मा अक्सर बीमार रहती। इतने बच्चे पैदा करके अब उसकी सेहत जवाब दे गई थी और वो बीमार रहने लगी, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता और घर को भी संभालना पड़ता। छोटे बहन भाइयों को तो मैं स्कूल भेज देती थी और फिर घर के कामों में लग जाती। घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और सिर्फ अब्बा की कमाई से हरगिज भी गुजारा नहीं हो रहा था। मैंने 10 जमातें पढ़ी थी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक स्कूल में छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा लूंगी और घर पर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, ताकि मैं घर के अखराजात में कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं। मैं जानती थी कि मेरे बाप ने हमेशा से पहली औलाद लड़के के तौर पर ही ख्वाहिश की थी। शायद अब्बा ये चाहता था कि पहले उसका बेटा पैदा हो और बड़ा होकर उसका सहारा बने, उसका बाजू बने। मगर चूंकि ये नसीबों की बात होती है और अल्लाह के फैसले होते हैं, इसीलिए बेटे की जगह कुदरत ने उनको मेरी सूरत में बेटी दे दी। मैं यही सोचा करती थी कि मुझे जैसे भी करके अपने बाप का हाथ बटाना है, ताकि उसे बेटे की कमी महसूस ना हो। इसीलिए मैंने मैट्रिक के बाद ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बल्कि खुद भी प्राइवेट इम्तिहान देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मेरी वजह से घर के हालात में थोड़ा सा सुधार आने लगा, तो मेरे बाप का रवैया भी हम सबसे ठीक हो गया, वरना वो तो चिड़चिड़ा ही रहा करता था। छोटे बहन भाइयों के भी काफी अखराजात थे और अब महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे साथ काम करने से भी गुजारा नहीं हो रहा था। हम रहते भी तो गांव में थे, जहां पर काम करने के इतने मौके ही नहीं थे। एक कजन की शादी के मौके पर शहर से कुछ रिश्तेदार गांव आए, तो वो मेरी तालीम और काबिलियत सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मुझे कहने लगे कि तुम लाहौर आ जाना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी का बंदोबस्त करूंगा। उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया था। पहले पहल तो ना मेरी अम्मा मानी और ना ही अब्बा कि अकेली लड़की को हम गांव से दूर कमाने भेज देंगे तो जमाना हमें 100 बातें सुनाएगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि शहर जाकर ही रहूंगी। जाहिर है अब कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा जा सकता था। क्या हुआ जब उनका बड़ा बेटा नहीं था? मैं बड़ी बेटी थी तो मैं बेटे के फर्ज भी तो निभा सकती थी। इसलिए मैंने बहस की, कायल किया और अम्मा अब्बा से इजाजत लेकर शहर आ गई। मेरा यही ख्याल था कि 2-4 दिन में नौकरी की तलाश करूंगी तो वो आखिरकार मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं खूब पैसे कमाऊंगी और घर भेजूंगी। मगर यहाँ आकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। अपने गांव की मैं वो वाहिद लड़की थी जिसने एफए किया था, लेकिन यहाँ शहर आकर तो यही लग रहा था कि यहाँ तो हर शख्स ही आला तालीम याफ्ता है। 1-2 दिन में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रही तो मुझे उनके मिजाज बिगड़ते हुए महसूस हुए। मैं समझ गई कि किसी को मदद की पेशकश करना और मदद करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं उन लोगों के आसरे पर इतनी दूर आ गई थी, मगर यही लग रहा था कि वो लोग मुझसे जान छुड़ाने के बहाने तलाश कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि इससे पहले कि ये मुझे यहाँ से जाने का कहते हैं, मुझे अपना ठिकाना खुद ही कहीं तलाश कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बात का तो मैं पक्का फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अगले दिन से खुद ही शहर में नौकरी तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं रोज सुबह पैदल घर से निकल जाती और जगह जगह अपने डॉक्यूमेंट्स देती कि शायद मुझे कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं पूरा 1 हफ्ता जलील व ख्वार होती रही।
लेकिन नौकरी नहीं मिलनी थी और वो ना मिली। एक दिन तपती दोपहर थी और सूरज भी भरपूर तप रहा था। मैंने 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था, इसीलिए मुझे चक्कर से महसूस होने लगे और मैं कमजोरी की वजह से वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में थी और मेरे पास एक बूढ़ी औरत खड़ी है। मैं डर गई कि ये कौन है और मैं यहाँ कैसे पहुंची। वो मुझे कहने लगी कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मेरा नाम कबीरा बीबी है और मैं वहां से गुजर रही थी कि देखा तुम बेहोश हो तो मैं यहाँ ले आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मुझे कहने लगी कि क्या तुम नौकरी की तलाश में हो। मैं हैरान हुई कि उसे कैसे मालूम हुआ। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में फाइल देखकर मुझे अंदाजा हुआ। इस शहर में नौकरी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी नौकरी ऑफर कर सकती हूँ और तुम्हारी तनख्वाह भी हजारों में नहीं लाखों में होगी। हैरत के मारे मेरी आंखें फैल गई कि क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है। तो वो कहने लगी कि हाँ, मेरा बेटा बीमार रहता है, माजूर है, चल फिर नहीं सकता। तुम्हें बस उसकी आया बनकर उसका ख्याल रखना है और यही तुम्हारा काम है। पहले तो मुझे शक हुआ कि इतने मामूली से काम के बदले वो लाखों देने पर कैसे तैयार हो गई, मगर फिर यही सोचा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ दिनों तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो वो मेरे रिश्तेदार मुझे घर से निकाल देते, तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं होता। इसीलिए मैं उस औरत के साथ उसके घर आ गई। घर क्या था, वो एक बंगला था। वो मुझे बंगले के तीसरे पोर्शन में ले आई और कहने लगी कि ये सामने मेरे बेटे का कमरा है, तुम्हारा काम उसी की खिदमत और देखभाल करना है, लेकिन तुम कभी भी नीचे नहीं आओगी और यहीं पर रहोगी। मैंने उसकी तमाम शर्तें मान ली। यूं मैं यहाँ रहकर साहब की खिदमत करने लगी और उससे मिलने वाले पैसे अपने घर भिजवाने लगी। पहली तनख्वाह ही इतनी ज्यादा थी कि मेरे घर वाले कई माह तक वो पैसे इस्तेमाल कर सकते थे। मेरी आदत ऐसी थी कि मैं किसी से कुछ पूछना भी चाहती तो मैं झिझक के बायस पूछ नहीं पाती थी। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं साहब से पूछूं कि उनकी अपनी माँ के साथ क्या नाराजगी चल रही है, जो वो उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आती। लेकिन फिर वही बात कि मुझे झिझक महसूस होती और मैं चुप रह जाती। शुरू शुरू में जब मैं आई थी तो साहब तो बोलते ही नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता करके वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू हुए थे। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि साहब शुरू से ऐसे थे या फिर किसी हादसे की वजह से ऐसे हुए थे। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। वक्त पर उनको खाना देती थी, दवाइयाँ खिलाती थी और बाकी सारे काम भी मैं ही करती थी। हाँ, उनको नहलाने और कपड़े बदलवाने के लिए एक मर्द मुलाजिम था जो हर 2 दिनों के बाद आता था। बहुत सी उलझनों और सवालात के साथ मैं उस घर में रह रही थी और उनमें से सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास आखिर क्यों होता है। कौन आता है मेरे कमरे में और मुझे जाग क्यों नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करती थी कि रात को ना सोऊं ताकि इस हकीकत का पता चला सकूं, लेकिन फिर भी नींद मेरे हवासों पर ऐसे सवार होती कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि साहब की दवाइयाँ खत्म हो गई और वो दवा नहीं थी जो हर हाल में रात को खिलानी थी। वैसे तो सारी दवाइयाँ बीबी मुलाजिमा के हाथ ऊपर भेज देती थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अगर कोई दवाई खत्म हो जाए तो मैं क्या करूं। ये दवा ना दी जाती तो साहब की तबीयत खराब हो जाती, इसीलिए मैंने नीचे जाने का फैसला किया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी कि मैं नीचे क्यों आई हूँ। मैं एक कमरे की तरफ बढ़ी जिसके अंदर से बीबी की आवाजें आ रही थी। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि हाँ, मैं जानती हूँ, दिलावर की वसीयत के मुताबिक सब ठीक चल रहा है। मैंने उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर दिया है जो उसका ख्याल रखती है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। फिर वो कहने लगी कि चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाकी का प्लान हम मिलकर बनाते हैं कि अब क्या करना है। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई और हक्का बक्का रह गई कि ये किसके खिलाफ प्लानिंग करने की बातें कर रही है। क्या साहब के खिलाफ, यानी अपने ही बेटे के। मैं बगैर सोचे समझे उल्टे कदमों भागती हुई ऊपर आ गई। मैं सोच रही थी कि साहब को ये बात बताऊं, मगर फिर मैंने यही सोचा कि मुझे उन माँ बेटे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये बड़े लोग हैं, इनके आपस के 100 मामलात होते हैं। बेहतर यही है कि मैं दूर रहूं। मुझे बस अपनी हिफाजत करनी थी और ये मालूम करना था कि रोज रात को मेरे कमरे में कौन आता है। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब जहन में आई कि रात को सोने से पहले मोबाइल का कैमरा ऑन करके सो जाऊं, ताकि जो कोई भी अंदर आए वो वीडियो में नजर तो आ जाए। मैंने ऐसा ही किया। रात को फिर से मुझे नींद में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ
اور ایسے لگا کہ جیسے کوئی دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا ہے، لیکن اب کی بار میں مطمئن تھی کہ جو بھی ہے میں صبح دیکھ لوں گی۔ صبح صاحب کو ناشتہ کروانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر موبائل کو پکڑا تو ویڈیو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ بس چپ چاپ میرے سامنے بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جو میرے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے کیمرہ دروازے کے ساتھ الماری پر لگایا تھا، اسی لیے اس شخص کا چہرہ کیمرے میں نہیں آ سکا۔ اگلی رات میں نے کیمرے کا رخ بدل دیا۔ اب میں نے موبائل اس طرح سے رکھا تھا کہ وہ اس شخص کو فوکس کر پاتا جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تھا۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اب مجھے یقین تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد مجھے موبائل دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ دن کے 11 بجے تھے کہ میں نے سوچا کہ جو دوائی ختم ہوئی ہے وہ میں خود ہی جا کر اسٹور سے لے آتی ہوں۔ بی بی تو صبح کی گئی رات کو واپس آتی ہے، اسے کیا پتا کہ میں نیچے اتری تھی یا نہیں۔ میں میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کر مڑی تو مجھے جلدی سے اپنا چہرہ چھپانا پڑا، کیونکہ میں نے وہاں بی بی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں بھی شاید کوئی دوائی ہی خریدنے آئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزری تو مجھے بی بی کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ اس آدمی کو کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنے اسٹور والے دوست کو بتا دیا تھا نا کہ ہمیں ایسی دوائی چاہیے جو فوری اثر کرے اور ایسا نہ لگے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، سب کو یہی لگے کہ وہ قدرتی موت مرا ہے۔ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کس کی موت کی بات کر رہی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو، اس دوا کو کھانے کے چند ہی گھنٹے بعد وہ مر جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے شک کیا بھی تو اسی کی ملازمہ پر کرے گا جو سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی، یعنی صاحب کو مارنے کی باتیں ہو رہی تھیں اور الزام مجھ پر لگانے کی پلاننگ۔ یا خدا، اب میں کیا کروں؟ میں ان کے دیکھنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی اور جلدی سے رکشہ پکڑ کر گھر آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بی بی گھر میں چلی آئی اور مجھے ایک پیکٹ دے کر کہنے لگی کہ اس میں جو دوا ہے وہ اپنے صاحب کو کھانے کے بعد دے دینا۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید صاحب بی بی کا سگا بیٹا نہیں ہے، اسی لیے اس کو مارنا چاہتی ہے تاکہ ساری دولت اور جائیداد اس کے قبضے میں آ سکے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرنے کا سوچتی، گھر میں پولیس آ گئی۔ میں بھی نیچے چلی گئی۔ پولیس نے آتے ہی کہا کہ کبیرہ حسین کہاں ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ انہیں کس نے بلایا ہے۔ اتنے میں بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور پولیس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، وہ شاید باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ پولیس نے اسے ہتھکڑی لگا دی۔ وہ چیخنے لگی کہ آخر آپ کس کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ اتنے میں سیڑھیوں میں سے کسی کی آواز آئی کہ میں نے انہیں بلایا ہے، میرے کہنے پر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ سب کی گردنیں پیچھے مڑی تو صاحب کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر حیرت سے آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ وہ چھڑی کا سہارا لیے اپنے پیروں پر چل کر نیچے آئے تھے۔ بی بی نے چیخ کر کہا کہ تم اپنی بیوی کو کیسے گرفتار کروا سکتے ہو؟ بیوی کا لفظ سن کر تو جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ میں حیران کھڑی تھی کہ سپاہی نے صاحب کے اشارے سے آگے بڑھ کر اس کے سر سے سفید بالوں کی وگ اتار دی۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ واقعی وہ تو ایک جوان عورت تھی۔ پولیس اسے لے کر چلی گئی تو میں حیرانی سے صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ صاحب کہنے لگے کہ یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی ہی ہے، میں نے اس سے پیار اور محبت کی شادی کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی دولت کے پیچھے ہے اور اس نے دولت کے حصول کی خاطر ہی مجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ میں اس کے عشق میں اتنی بری طرح گرفتار ہو گیا تھا اور اس کے دام میں ایسا الجھا تھا کہ میں نے وصیت لکھ دی کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد میری بیوی کی ہی ہوگی، اور یہی تو یہ چاہتی تھی۔ وصیت لکھنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے تو یہی لگا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن خوش قسمتی سے میں بچ گیا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مجھے اب کچھ عرصہ بیڈ پر ہی گزارنا ہوگا۔ میری بیوی کی محبت کا امتحان لینے کی خاطر میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ شروع میں تو اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن پھر وہ اس اداکاری سے اکتا گئی، اس کا پلان جو فیل ہو گیا تھا۔ اس وقت تک میں اس کے ارادوں کو نہیں جانتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے مجھے تیسری منزل پر شفٹ کر دیا۔
घर के सारे मुलाजिमों को छुट्टी देकर फारिग कर दिया और नई मुलाजिमाओं को ले आई। इसने तुम सब लोगों को यही बताया कि वो मेरी माँ है, ताकि कल को जब वो अपने प्लान पर अमल करे तो किसी को शक ना हो। मैं तुम्हारी खिदमत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था और मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और फिर जब मैंने उसे रात को कई बार बाहर जाकर अपने आशिक से मिलते देखा तो मेरे शक की तस्दीक हो गई। मैं इसकी प्लानिंग जान गया कि ये मुझे मारना चाहती है ताकि मेरे बाद इस जायदाद की मालिकन बन सके। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बेशक उसने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। वो तो ये चाहती थी कि चुपचाप साहब की जान ले ले ताकि सबको यही लगे कि वो बीमार होकर चल बसे। इसके बाद साहब कहने लगे कि एक और बात मैं बताऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। मैं ही रोज रात को तुम्हारे कमरे में आता था। मेरी नीयत कुछ गलत नहीं थी। मैं बस कुछ देर बैठकर तुम्हें देखता रहता था और फिर चला जाता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है। जिस तरह से तुमने मेरा अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखा, उसने मुझे तुम्हारा गिरवीता कर दिया। सारे राज खुल गए थे। कबीरा को जेल हो गई और साहब ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैंने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोल देना चाहिए, और मैंने भी ऐसा ही किया।